जीएसटी काउंसिल होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 2017 से लाया गया था, लेकिन इसको गवर्न करने के लिए जीएसटी के अंदर क्या बदलाव होंगे, क्या होगा, इसके लिए काउंसिल बनाई गई थी। तो ये जो काउंसिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 279A1 में इसका मेंशन है, और इसी की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। इसको हेड किया जाता है, जाहिर सी बात है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा देश का, उसके द्वारा। तो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इसको हेड करती हैं। इसके साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं, और साथ ही साथ इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं राज्य सरकार के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर राज्य सरकार किसी को अपॉइंट करती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और इसके अलावा यहां पर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सब कॉम्पोजिशन हो गया, कौन कौन इसका मेंबर होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कट कह दिया था, यहां पर जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें यह बोला गया कि ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये जो भी डिसीजन लेगा वो मैंडेटरी नहीं है, वो रिकमेंडेटरी बॉडी है। ध्यान से समझिएगा, जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा, मान लो अगर जीएसटी काउंसिल ने यह कह दिया कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट है वो 18% नहीं, वो 28% लगेगा, तो ये जो चेंजेस है दोस्तों, वो रिकमेंडेटरी होगा। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको माने, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, तो ज्यादातर यही माना जाता है कि जो भी रिकमेंडेशन होगा वो उसका पालन किया जाता है सभी राज्य सरकार के द्वारा भी। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल करता क्या है। देखो, जीएसटी के अंदर जो भी चेंजेस करना है, जो भी बदलाव करना है, जो भी कुछ होगा, वो सब कुछ जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो जीएसटी का जो रेट होता है 18%, 12%, किस गुड्स के ऊपर क्या रेट लगेगा, वो सब कुछ इस काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। जीएसटी लॉज में कोई चेंजेस करना है वो किया जाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स हो गया, स्पेशल रेट हो गया, जैसे कोविड के समय अगर मान लो कोई स्पेशल रेट लेना है, अगर ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है कोविड के समय, क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया था, तो एक्स्ट्रा रेट लगाना है, तो ये सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये डिसीजन जो लिया जाता है वो क्या सबके सहमति से ले लिया जाता है या फिर वोटिंग होती है। देखो, यहां पर अगर सभी राज्य सरकार सहमत हैं और यूनियन गवर्नमेंट सहमत है, तब तो ठीक है, तब तो वोटिंग नहीं की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर कुछ लोग असहमत हैं और कुछ लोग सहमत हैं किसी डिसीजन को लेकर, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ये जो डिसीजन है वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। अब समझिएगा, यहां पर क्या है कि एक तो मीटिंग अगर बुलानी है जीएसटी काउंसिल की, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके 50% मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के लिए। ठीक है, काउंसिल मीटिंग बुलाने के लिए 50% मेंबर्स होने चाहिए। अब क्या है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट है इसका। ठीक है, जितना भी वोट होता है उसका 1/3 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और बाकी का 2/3 वोट जो है वो राज्य सरकार के पास है। लेकिन जब डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज के ऊपर, तो यहां पर उसके लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अकेले यहां पर डिसीजन नहीं ले सकती जब तक यहां पर राज्य सरकारें भी कई सारे सहमत हो ना हो, राइट। तो यहां पर 3/4 मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है और फिर वो रिकमेंड किया जाता है और उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, यहां पर 48th मीटिंग हुई है। ये जो काउंसिल की मीटिंग है दोस्तों, समय समय पर होती रहती है, वो डिसाइड किया जाता है, लेकिन ये वाला जो मीटिंग है वो लगभग 6 महीने के गैप पे हुआ है। मतलब कि लगभग जून में इसका पिछला मीटिंग हुआ था चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन ये वाला जो मीटिंग है वो आपका वर्चुअल मोड में हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में कराया गया है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले टैक्स को लेकर क्या कोई बदलाव किया गया है, कोई टैक्स में इंक्रीज हुआ है? नहीं। यहां पर किसी भी प्रकार का किसी भी गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन हां, दो चीज के ऊपर टैक्स को डिक्रीज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बायोफ्यूल के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे, इसके ऊपर सरकार ने जो टैक्स है वो पहले 18% होता था बायोफ्यूल के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का मानना हुआ, कई सारे जो लोग हैं वो रेस करने लगे कि अगर आप बायोफ्यूल के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाओगे तो ओवरऑल यहां पर जो मेन मकसद है वो खत्म हो जाएगा। आपको एनवायरमेंट क्लीन रखना है तो बायोफ्यूल का यूजेस बढ़ाना है, तो बायोफ्यूल के ऊपर जो टैक्स है दोस्तों वो 18% से गिराकर 5% कर दिया गया। इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि रिफाइनरीज में आपने देखा होगा कई बार आजकल ब्लेंडेड पेट्रोल आता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि 10%, 12% जो इथाइल अल्कोहल है या फिर बायोफ्यूल, एक ही चीज है,
उसका मिक्सिंग कर दिया जाता है पेट्रोल के साथ। तो वहां पर भी क्या होता था, जो रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो 18% होता था, उसको भी गिराकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर एक और डिस्कशन ये होना था, अब क्या होता है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, रुपे कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा सरकार आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाती है। आज के डेट में आप देखते हो ना, जो भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या आपको कोई चार्ज लगता है उसके ऊपर? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर बैंकों का तो खर्चा होता है ना भाई, जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, पैसा एक जगह से दूसरी जगह जो हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो चार्ज आता ही होगा, बैंकों के लिए खर्च होता होगा। तो वो कॉम्पनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बैंकों को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पेमेंट कर रही है बैंकों को, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगना चाहिए? तो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि नहीं, ये एक सब्सिडी है एक प्रकार का, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो चीजें होती हैं इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के अंदर, वो था एसयूवी को लेकर, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। आप सब जानते हो काफी सारे फेमस हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गया, स्कॉर्पियो एन आजकल रिसेंटली आई है। तो ये जो आपका गाड़ियां हैं ये काफी बड़ी कैटेगरी में आती हैं। तो क्या ये एसयूवी कैटेगरी में इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आप देखो, समझो क्यों। क्योंकि यहां पर क्या है कि जो एसयूवी के ऊपर टैक्स लगता है वो ज्यादा लगता है। जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है। कितना लगता है? देखो, नॉर्मल गाड़ी पर तो आपको 28% टैक्स देना ही होता है, जो भी आप गाड़ी लोगे। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हो, एसयूवी लेते हो, तो उसके ऊपर प्लस आपको 22% के आसपास टैक्स लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है। तो लगभग लगभग 50% के आसपास टोटल टैक्स आ जाता है एसयूवी के ऊपर। तो अब क्वेश्चन यह है कि कौन सी गाड़ी को आप एसयूवी कहोगे, किस गाड़ी को एसयूवी नहीं कहोगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसी हिसाब से टैक्सेशन होगा, राइट। तो यहां पर क्लियर कट ये बोल दिया गया, चार पैमाने होंगे इसके, ठीक है। सबसे पहले तो जनरली वो जो गाड़ी है वो एसयूवी के तौर पर पॉपुलरली जानी जाती है, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, हम इसको एसयूवी के तौर पर जनरली जानते हैं। चलो, एक तो ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उस गाड़ी की जो क्षमता है वो 1500 सीसी से ज्यादा है, तो ये वाला भी कैटेगरी फुलफिल होना चाहिए। फिर इसका जो गाड़ी का लेंथ है वो 4000 mm होना चाहिए। जो लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पर, जो लेंथ होता है आपका लंबाई, ये 4000 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, अक्सर आप देखते हो कि जो लोग गाड़ी लेते हैं, और स्पेशली भारत जैसे जहां पर सड़कों में काफी ज्यादा गड्ढे वगैरह कई बार देखने को मिलते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस जरूरी होता है। और इसीलिए आप देखोगे ना, तो रिसेंट टाइम्स में भारत में जो एसयूवी की डिमांड है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जो नीचे वाली गाड़ी होती है, सिडान होता है, वो अक्सर भिड़ जाती है नीचे से, राइट, तो पसंद नहीं आता। तो यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से अगर ऊपर है, तो ये चारों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, तो उसको एसयूवी कहलाया जाएगा। और उसके ऊपर जो टैक्स है वो 28% प्लस 22% सेस लगाया जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा था, बस डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया गया है कि एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो है हर एक राज्य सरकार अलग अलग डेफिनेशन रख देते थे। किसी का कहना था कि नहीं, यहाँ पर जो सीसी है, ये जो इंजन कैपेसिटी है वो 1700 से ऊपर होगा तो हम उसको एसयूवी के कैटेगरी में लेंगे। कोई कहता था कि नहीं, 1400 के ऊपर हो गया तो ही ले लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होती थी, हर एक राज्य के अंदर अलग अलग हो जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए किया गया है। फिर नेक्स्ट यहां पर डीक्रिमिनलाइजेशन इन जीएसटी। अब देखो क्या होता है ना, कि अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, कुछ बेईमानी कर रहे हो, या फिर कुछ गलत काम कर रहे हो ऐसा जीएसटी को लेकर, तो वहां पर दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, आपको पता है देश के अंदर। एक होता है सिविल ऑफेंस और दूसरा होता है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या है कि अगर आप ऐसा ऑफेंस करोगे तो उसमें आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो तीन ऐसे चीजें हुई हैं, तीन ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब उसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर नहीं लिया जाएगा, जेल वगैरह भेजने के पर्पज से नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ पेनल्टी वगैरह जो पेमेंट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस को। तो कौन कौन सी तीन चीजें हैं? एक तो यह है कि जो भी जीएसटी का ऑफिसर होता है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो अगर आप उस ड्यूटी को निभाने से रोक रहे हो, तब आपके ऊपर क्या था, पहले क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते थे, लेकिन अब वो क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। फिर दूसरा यह है कि जो मटेरियल एविडेंस होता है उसको जानबूझकर डेलिब्रेट तरीके से टेम्परिंग करना, उसको खत्म करना। जो भी सबूत वगैरह होते हैं उसको अगर आप खत्म करते हो जीएसटी से रिलेटेड, तो पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता था, वो नहीं होगा। और फिर यहां पर फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। अगर आपसे जीएसटी ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो पहले भी वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता था, तो वो अब नहीं होगा। बेसिकली ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाती हैं।
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा प्रोसिक्यूशन के लिए। प्रोसिक्यूशन मतलब जीएसटी जो है, जो सरकार है, वो आपको कोर्ट ले जा सकती है किसी चीज को लेकर, ठीक है, कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवा सकती है। तो पहले क्या था कि उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 1 करोड़ था। अगर आपने यहाँ पर बेईमानी की है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की है, तब आपके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाता था आपको। लेकिन अब क्या है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग फेक इनवॉइसेस बनाते हैं। जीएसटी के अंदर ये चीज देखने को मिला है कि टैक्स वगैरह बचाने के लिए, सरकार से रिफंड लेने के लिए लोग फेक इनवॉइस बनाने लग जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर लिमिट वगैरह कुछ नहीं। अगर आपने फेक इनवॉइस बनाया और ये साबित हो गया, तब तो आपको डायरेक्टली फिर प्रोसिक्यूट किया जाएगा और जेल में भेजने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप कि ये चीजें